कि किसी ने लिखी बड़े जतन से कहानी और किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। सम समः शमति, समान पदार्थ का शमन करता है। मर्दनम गुणवर्धनम, जीवेम शर्धाशतम, पश्येम शर्धाशतम, शृणयाम शर्धाशतम, अदीनास्याम शर्धाशतम, अर्थात 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने और 100 वर्ष तक रोग से प्रभावित ना हो, तो वो इन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा संभव है। अगर मैं ऑन अ लाइटर नोट कहूं तो कहा जाता था कि भाई होम्योपैथी में क्या है, 2 मीठी गोली दे दी जाती है और 2 बूंद पानी जो है मुंह में टपका दिया जाता है और कहते इससे सब ठीक हो जाए। उसके पीछे का जो एफर्ट है, वो रिसर्च, वो शायद हम प्रकट होकर नहीं आ पाता था, जिसे अगर कहें तो एक पंक्ति में कह सकते हैं कि किसी ने लिखी बड़े जतन से कहानी और किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। परंतु इस 2 बूंद पानी का इफेक्ट क्या था, मैं एक फैक्ट कोट करना चाहूंगा कि इस समय विश्व में जो रिसर्च हो रही है और उनमें जो फैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन इट्स रिपोर्ट इन October 2013 has said that the serial dilution of the various animal, plant, mineral and systematic substance to create the homeopathic remedy, which occurs to the point in which it is highly unlikely that a single molecule and original substance, the principles of the potentiation based on that, even though it is highly diluted solvents, have the memory of the original structure. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पानी में किसी दवा या पदार्थ को डालते हैं, एक डाइल्यूशन के बाद एक लिमिट ऐसी आती है जो अभी स्थापित सिद्धांत हैं, जिनमें हम सब ने अगर क्लास 10 तक भी किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। परंतु अब ये बात आ रही है कि उससे ज्यादा डाइल्यूशन होने पे उस सब्सटेंस की मेमोरी वहां मौजूद रहती है, जिसे नैनो टेक्नोलॉजी जो आई है, इसी ढंग से इसमें एक नैनो डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आया है, जो लखनऊ के हमारे एक बड़े परिचित स्थापित डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे दिखाया था। और मैं सदन के संज्ञान में भी ये लाना चाहता हूं कि एक बहुत स्थापित फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है वायरोलॉजी के ऊपर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हाईली डाइल्यूटेड डाइल्यूशंस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि औषधि की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देते हैं। और वैसे ठीक है कि उनका बहुत विरोध भी हुआ है और अन्य चीजों को लेकर अनेक प्रकार की बातें कही भी जाती हैं और थोड़ा उपहास जुड़ा जाता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब हम नए साइंटिफिक एरा में जाते हैं तो कई बार जो स्थापित मान्यताएं होती हैं वो नए जो स्वरूप है उनका उपहास उड़ाती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस जमाने में अमेरिका में प्रोजेक्ट मैनहट्टन चल रहा था, यानी एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट, उस समय हैरी ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उनके वन ऑफ द एडवाइजर, जिनका नाम था एडमिरल विलियम ले, उन्होंने कहा ट्रूमैन से कि वॉट एवर वी आर डूइंग इज डूइंग अ फूलिश थिंग, दिस बॉम्ब विल नेवर टेक ऑफ, दिस आई एम सेइंग एज एन एक्सपर्ट ऑन एक्सप्लोसिव। तो वो गलत नहीं थे। उस समय तक एक्सप्लोजिव की जो टेक्नोलॉजी थी वो केमिकल फोर्सेस के ऊपर थी। जैसे ही हम एटम के अंदर गए तो वो टेक्नोलॉजी बदल गई। तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज जो रासायनिक सिद्धांतों के आधार पर दवाओं का प्रतिपादन है, जब नैनो टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर होगा तो हमारे विचार से इसमें एक नया स्वरूप आ सकता है और इस नए स्वरूप को स्थापित करने की जरूरत है। इसलिए भी कि ये इस प्रकार की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं सामान्यतः जिनका स्थापित एलोपैथी में इलाज नहीं देखने को मिलता है, जैसे स्किन डिजीजेज होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं, लिवर और किडनी रिलेटेड डिजीज होती हैं, वायरल इंफेक्शंस, एलर्जीज, इनके बारे में नहीं होता है। परंतु इन चिकित्सा पद्धतियों से चूंकि लोग प्रभावित हो रहे हैं और वो लाभान्वित भी हो रहे हैं, तो आज आवश्यकता है कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड बेस बनाया जाए ताकि फिर उसके बेस के ऊपर न सिर्फ लोगों को बेहतर लाभ मिल सके, बल्कि आगे हम इसका प्रयोग करके दुनिया में आगे और बेहतर ढंग से अपनी बात को रख भी सकें। अब हम ये कहना चाहेंगे कि चाहे एनिमल सोर्स हो, मिनरल सोर्स हो या प्लांट सोर्स हो, उससे मिलने वाली जो भी मेडिसिन हैं उनका एक व्यवस्थित स्वरूप, जो साइंटिफिक स्वरूप आगे उभर के आना चाहिए। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने इंटरडिसिप्लिनरी कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने की बात कही। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो कभी कभी लोग कहते हैं
साहब आपने तो केवल आयुर्वेद और होम्योपैथी, इनको आपस में क्या संबंध है, आपने इसको कैसे जोड़ दिया? और ऐसा प्रतीत होता जैसे केवल ये पॉलिटिकल आधार पर लिया गया निर्णय है। मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही व्यवस्थित साइंटिफिक आधार पर निर्णय लिया है, क्योंकि यदि होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि सिमिलर क्यूरेटम, यानी वो लाइक फोर्स जो है वो लाइक को ही क्योर करता है, तो आयुर्वेद में भी ये कहा गया है सम समः शमति, समान पदार्थ का शमन करता है। यदि ये कहा जाता है कि हम कोई ऐसी चीज को जो नुकसानदेह भी हो सकती है उसके द्वारा इलाज कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में भी कहा गया विषस्य विषमौषधम, यानी विष से विष का भी इलाज होता है। और यदि अल्ट्रा डाइल्यूशन की बात होम्योपैथी में है तो आयुर्वेद में भी कहा गया है मर्दनम गुणवर्धनम, मींस देयर आर सर्टेन रेमेडीज इन विच यू कीप ऑन डाइल्यूटिंग, कीप ऑन going into the finer element and the power will be keep on increasing। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह आवश्यकता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा इसका एक पक्ष सामाजिक भी है। यदि हम हेल्थ फॉर ऑल की बात करते हैं तो जब तक आर्थिक दृष्टि से सहज और सुगम चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध नहीं होंगी तब तक हेल्थ फॉर ऑल कैसे हो सकता है? अब यदि आप देखिए तो होम्योपैथी अपेक्षाकृत 1/10 कॉस्ट आती है स्थापित मेडिसिन को। दूसरा क्या है कि इनको लेने का तरीका इतना सिंपल है कि छोटा बच्चा जो 1 साल 2 साल 3 साल का हो या बहुत बड़े बुजुर्ग जिनके लिए हैवी मेडिसिन को कंज्यूम करना मुश्किल होता है, वह भी आसानी से इनको लिया जा सकता है। तीसरा एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में यह भी आता है कि इनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती आसानी, तो ऐसा नहीं कि दवाएं हुई और कुछ समय के बाद वो कालबाह्य हो गई, एक्सपायर्ड हो गई टाइम से। तो इसके बहुत सारे सामाजिक प्रभाव भी हैं। यदि हम इस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित कर सके तो इसके सामाजिक प्रभाव का भी उपयोग होगा। अब कोविड के दौर में यदि हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से किसी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के दवा को यह कहा कि इसका प्रयोग करना चाहिए। जो आपने देखा कि आर्सेनिक एल्बम हो या च्यवनप्राश के लिए कहा गया, उसका कारण यह था कि अभी तक जब हम कोविड का सामना कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं उससे बचने के। एक है कि वैक्सीन का निर्माण हो और एक है इम्यूनिटी बूस्ट हो। इम्यूनिटी बूस्ट होने के जितने भी आधार अवेलेबल हैं वो आयुर्वेद और होम्योपैथी में ही अवेलेबल हैं, वो अभी तक के ज्ञात एलोपैथी सिद्धांत में अवेलेबल नहीं है। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के रूप में न सिर्फ प्रतिपादित किया सरकार ने, बल्कि यह रिसर्च करवाने की भी शुरुआत की, और जो मेरा मानना है कि आने वाले समय में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यदि हमारे पास ये विचार पहले होता तो शायद हम आज और बेहतर स्थिति में होते। मैं एक कोट करना चाहूंगा होम्योपैथी के संदर्भ में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यह 30 अगस्त 1936 को शांति निकेतन में कहा, कोट, I have long been an ardent believer in the science of homeopathy and I feel happy that it has got now a great hold in India than even in the land of its origin. It is not merely a collection of few medicines but a science with a rational philosophy as its base. We require more scientific interest and inquiries into the matter with a special stress upon the Indian environment, unquote. ये मैंने इसलिए कहा कि जो कुछ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1936 में कहा, यदि हम बाद के वर्षों में स्वतंत्रता के बाद के कार्यकाल में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेद और होम्योपैथी के एस्टैब्लिश कर लिए होते और उसमें हमारे पास कुछ पेटेंट्स होते, तो मैं कह सकता हूं कि आज हम दुनिया में एक अलग ढंग से खड़े होते। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि जब हम एक नई चुनौती के सामने हैं और नई शताब्दी में नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर हमें वर्ल्ड का लीडर बनना है तो हमें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जाना होगा। इस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए हम फॉलोअर बन सकते हैं, लीडर नहीं। जैसे जो चाइनीज सिस्टम है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें जहां तक मुझे ज्ञात है उन लोगों ने इतना रिसर्च किया कि मलेरिया की एक दवा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के माध्यम से करके, एक महिला साइंटिस्ट थी, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनको शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हमारे यहां ऐसा रिसर्च क्यों नहीं हुआ? शायद
कहीं न कहीं हमारे अंदर जो भारत के आत्मगौरव का भाव था वो शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, इसलिए हमने उसको एस्टैब्लिश नहीं किया। जी, आई एम कमिंग टू एंड। फाइनली मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज 21st सेंचुरी में जितने भी पिछले 100 साल में बहुत सी ऐसे साइंस थे जो वहां से शुरू हुए, मगर हमारे साइंटिस्टों ने आगे बढ़ाया, चाहे सीवी रमन हो, चाहे डीएनए में हरगोविंद खुराना जी हो, या अभी जो गॉड पार्टिकल निकाला गया उसमें जिसका की नाम है हिग्स बोसॉन, जो एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे है। तो आज जब हमने करके दिखाया है तो हम इन नई विधाओं में वर्ल्ड के लीडर बन सकते हैं। और हमारी सरकार ने मोदी जी के जो एक अभिनव प्रयोग करने की क्षमता है, उसी के चलते हम इसमें एक नए डायमेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यदि वेदों का वह वाक्य सार्थक करना है, जीवेम शरदा शतम, पश्येम शरदा शतम, शृणयाम शरदा शतम, अदीनास्याम शरदा शतम, अर्थात 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने और 100 वर्ष तक रोग से प्रभावित ना हो, तो वो इन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा संभव है। यह कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू, डॉक्टर त्रिवेदी। आफ्टर दिस वी हैव डॉक्टर शंतनु सेन।